नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं पहले वो बता देता हूं। फीता काटने गए केजरीवाल की घनघोर बेइज्जती का चैप्टर लेकर आया हूं। शीश महल के लिए 45 करोड़ सर जी के पास, बच्चों की पढ़ाई के लिए बस 41 करोड़। केजरीवाल के सामने मोदी मोदी के नारे क्यों लगे और तब क्या हुआ, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा अमेरिका को इंतजार, मोदी आएंगे मोदी ही बचाएंगे। बॉस बनने वाला अमेरिका मोदी को बॉस मानने को तैयार क्यों है, आज इसका चैप्टर। कैसे नरेंद्र मोदी का एक साइन डूबते अमेरिका को बचा लेगा, आज ये भी बताऊंगा। इसके अलावा भारत का वो किला जिसे 350 साल में कोई भेद नहीं पाया, ऐसा किला जिसके बारे में घर घर में लोगों को पता होना चाहिए था, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसे दबा दिया गया। समुद्र के बीच ऐसा किला जिसमें शिवाजी महाराज भी नहीं घुस पाए थे, आज उसके बारे में बताऊं। इसके अलावा जमीन के नीचे 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है चीन। चीन का वो गड्ढा जिसमें 150, एक दो नहीं 150 कुतुब मीनार समा जाएंगे, उस गड्ढे का राज क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और आखिर में नरेंद्र मोदी भी क्या टीवी पर बागेश्वर बाबा की कथा सुनते हैं, इसका सच भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी अमेरिका दौरे के वक्त राहुल के मोहब्बत की दुकान वाले बयान को लेकर लिखी गई है। बीजेपी सांसदों ने राहुल को निशाने पर लेते हुए लिखा कि आपने मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है। कनाडा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या पर झांकी निकाली गई। यह झांकी कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में निकाली गई। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर सख्त आपत्ति जताई और विदेश मंत्रालय से कनाडा के सामने इस मुद्दे को उठाने की अपील की, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए इस तरह की घटना ठीक नहीं है। कर्नाटक के बाद अब जम्मू कश्मीर में एक स्कूल के बाहर हिजाब को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। घटना श्रीनगर की है, जहां हिजाब पहनकर आई छात्राओं को स्कूल में एंट्री नहीं मिली। छात्राएं भड़क गई, स्कूल के गेट के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि स्कूल ने सफाई दी कि सफेद रंग का हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा है, लेकिन स्कूल के अंदर दूसरे किसी रंग का हिजाब पहनकर आने की मंजूरी नहीं। बिहार के रोहतास में पुल के 2 पिलर के बीच फंसे 12 साल के बच्चे को बचाया नहीं जा सका। रेस्क्यू के बाद अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। करीब 24 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को सोन नदी पर बने पुल के पिलर्स के बीच से निकाला गया था। अफगानिस्तान एक बार फिर बम धमाके से दहल गया। अफगानिस्तान के बदख्शां प्रोविंस की एक मस्जिद में बम धमाके हुए, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। 50 के करीब लोग घायल हैं। ये सभी लोग प्रोविंस के डिप्टी गवर्नर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मस्जिद पहुंचे थे, जिनकी मंगलवार को एक बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हुई। लंदन के ओवल मैदान पर खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। पहली पारी में भारत के 78 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 469 रन बनाए। पाठशाला में दिन भर के रिवीजन के बाद सबसे पहले फीता काटने गए केजरीवाल की घनघोर बेइज्जती का चर्चा। शीश महल के लिए 45 करोड़, बच्चों की पढ़ाई के लिए मात्र 41 करोड़। केजरीवाल के सामने मोदी मोदी के नारे क्यों लगे और क्या हुआ, आइए इसका चैप्टर दिखाता हूं। जो अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल पर बात तक नहीं करते, जो अरविंद केजरीवाल शीश महल को सजाने में 45 करोड़ रुपए खर्च कर देते और फिर सवाल पूछो तो जवाब तक नहीं देते, वो अरविंद केजरीवाल आज एक यूनिवर्सिटी के उस नए कैंपस का क्रेडिट लेने के लिए कैसे सबसे लड़ाई करने पर उतारू हो गए, जिस कैंपस में उनकी सरकार ने सिर्फ 41 करोड़ रुपए ही लगाए। अब आप कहेंगे 41 करोड़ रुपए सिर्फ कैसे हुए, ये अभी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि बाकी का पूरा खर्च यूनिवर्सिटी ने खुद उठाया है। फिर भी केजरीवाल जी को यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए क्रेडिट चाहिए था और इसके लिए वो और उनकी पार्टी सबसे लड़ रहे हैं। यह मामला दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी का है। आईपी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का एक हिस्सा बनकर तैयार हुआ, जिसका आज उद्घाटन होना था, लेकिन इस उद्घाटन के मौके पर क्रेडिट लेने की मारामारी मच गई। क्रेडिट की इस मारामारी में सबसे आगे केजरीवाल रहना चाहते थे।
पहले आप देखिए कि उद्घाटन के मौके पर कैसे धक्का मुक्की की स्थिति हो गई। केजरीवाल को इस मौके पर सेंटर में दिखना था, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने उन्हें साइड कर दिया। एक बार जरा तस्वीर देखिए, केजरीवाल जी ने को बुलाया उन्होंने कि पास आइए। केजरीवाल जी सोचे अब हम ही को मौका दे देंगे। अरे भाई, जब आपको बुलाया ही नहीं था फीता काटने तो आपको कैसे मौका मिलता? तो उनको पकड़ के साइड कर दिया एलजी साहब ने। देखिए वहां क्या हुआ। एक तो केजरीवाल जी और एलजी की वैसे ही नहीं बनती, दूसरा वो गए थे धागा पकड़ने, एलजी साहब ने साइड कर दिया। मन महसूस कर केजरीवाल जी किसी तरह से मुस्कुराने का प्रयास करते हुए दिखे। इसके आगे फिर बहुत कुछ हुआ, और वो सिर्फ इस वजह से कि केजरीवाल को उस उद्घाटन का क्रेडिट लेना था। आगे क्या हुआ वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि जिसके उद्घाटन के लिए ऐसा टकराव हुआ वो कैंपस कहां है और बनकर तैयार कैसा हुआ है। ये आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस है। आईपी यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और दिल्ली की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में से एक है। 378 करोड़ रुपए की लागत से इसका शानदार कैंपस बना है, देखिएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन ये 378 करोड़ रुपए का जो खर्च हुआ, इसमें केजरीवाल जी ने कितना खर्चा किया, यूनिवर्सिटी ने कितना खर्चा किया, आप ये सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई, आप देख रहे हैं कि केजरीवाल जी चाह रहे हैं फीता वही काट दें, हर वो लोग बता रहे हैं कि भाई उन्होंने ही बनवा दिया। सुन के आपको क्या लगेगा कि भाई इस आदमी ने 100 रुपया खर्च हुआ होगा तो 80 रुपए दिए होंगे। लेकिन सच क्या है सुनिए, जो ये आईपी यूनिवर्सिटी है पर खर्च कितना हुआ बनाने में, जो इसका ईस्ट कैंपस है, 378 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसमें से जो आईपी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने कितना खर्च किया, उसका खर्च है 337 करोड़ रुपए। 337 करोड़ 337 करोड़ रुपए। और केजरीवाल सरकार ने कितना खर्च किया, इन्होंने खर्च किया 41 करोड़, मात्र 41 करोड़। अरे बॉस, 45 करोड़ का तो आपका शीश महल बना है, कम से कम होता ना तो खर्च कर देते। 41 करोड़ रुपया लगाकर केजरीवाल जी पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस बनवा दिया। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई कि दोस्तों की पार्टी हुई, किसी ने जो है वो मेन कोर्स ऑर्डर किया, किसी ने सबको ले जाने के लिए 4 गाड़ियों का पेट्रोल भरवाया, कुछ भी किया, और एक व्यक्ति जिसने जो है लास्ट में 4 गुलाब जामुन खिलाए, उसने सब जगह छपवा दिया पार्टी मैंने दी। वही वाला हिसाब है। बड़े बड़े खर्च करने वाले बैठे हैं, 41 करोड़ का खर्च करने वाले बता रहे हैं सब उन्होंने ही कर दिया। यूनिवर्सिटी ने मोटे तौर पर लगभग सारा खर्च खुद ही उठाया है, और यह बात आज उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल के सामने कह भी दी। सुनिए। इस कैंपस की जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसके बारे में कभी किसी ने यहां नहीं बोला, इस कैंपस की कॉस्ट लगभग 378 करोड़ रुपए। 378 करोड़ रुपए की लागत से ये कैंपस बना है। बहुत खूबसूरत कैंपस। इस 378 करोड़ में 346 करोड़ का खर्चा इस यूनिवर्सिटी ने अपने पॉकेट से किया है, जो अपने में एक मिसाल है, अद्भुत है। इसमें दिल्ली सरकार ने लगभग 41 करोड़ रुपए 2014 में जो सैंक्शन किया था, वो भी इसमें है। यानी सिर्फ 41 करोड़ रुपए देकर केजरीवाल, उनकी सरकार, उनकी पार्टी पूरा क्रेडिट लूट रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का कैंपस हमने बनवा दिया जी। मनीष सिसोदिया का गुणगान चल रहा है, जो जेल में है। सुनिए दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने क्या कहा। मुझे बहुत खुशी है
कि आज भारतीय जनता पार्टी इस बात का क्रेडिट लेना चाहती है, एलजी साहब इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि शानदार यूनिवर्सिटी बनी है। मैं तो चाहूँगी वो ऐसी शानदार यूनिवर्सिटी गुजरात में भी बनाए, अमेरिका को टक्कर देने वाली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में भी बनाए, अमेरिका को टक्कर देने वाली यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में भी बनाए। इतना बड़ा देश, इतनी सी दिल्ली, उसमें भी आधी सरकार, और सारी भारतीय जनता पार्टी को हमारी ही सरकार के काम करने का क्रेडिट मिलता है। तो ये दिखता है कि शिक्षा के लिए कौन काम कर रहा है और शिक्षा के लिए कौन काम नहीं कर रहा है। कि ईस्ट दिल्ली को एजुकेशन हब बनाना वो मनीष सिसोदिया जी का सपना रहा। और अगर आप देखिए, ईस्ट दिल्ली में एक नहीं, दो नहीं, पिछले 8 साल में ये तीसरा यूनिवर्सिटी कैंपस है जो खोला गया है। इस पूरे कैंपस के निर्माण के दौरान, हालांकि इस कैंपस का शिलान्यास 2014 में हुआ, लेकिन कैंपस का निर्माण 2017 में मनीष सिसोदिया जी की लीडरशिप में हुआ। लगातार वो इसके दौरान आते रहे, कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करते रहे। उन्हीं का सपना था कि यहाँ पे 21st सेंचुरी स्किल्स जैसे ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स उसको लाया जाए। तो हमें खुशी है इस बात की कि आज मनीष जी का सपना साकार हो रहा है। मनीष जी का सपना था कि भाई यूनिवर्सिटी बने। अच्छा, सपना उनको 2017 में आया, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास 2014 में हो गया था। लेकिन चलिए 3 साल बाद ही सपना आया। पर उस सपने के लिए खर्च किए मात्र 41 करोड़। अरे कहते यूनिवर्सिटी को क्या, अरे 378 करोड़ लग रहा है, ये लो 300 करोड़ मेरी जेब से। ये तो वो वाली बात हो गई कि अरे एकदम धूमधाम से शादी कीजिए, हम भी देंगे, हम भी पूरा खर्चा उठाएंगे शादी का, चिंता नहीं करना है, पूरा कीजिए, मेरा सपना है कि बहुत बढ़िया शादी हो आपके घर में। अच्छा, तुम क्या खर्चा करोगे भाई? मैं जो बारात आएगी उसको जो बाहर माला पहनाते हैं उसका खर्चा मेरी तरफ से हो। केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस तो उनकी दे, मनीष सिसोदिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी आगे डिटेल बताऊंगा तो आप कहेंगे कौन है, कहां से आते हैं ये लोग, क्योंकि ये सब बातें झूठी निकली। क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी का जो नया ईस्ट कैंपस बना है उसके बारे में सोचा ही तब गया था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी पैदा ही हुई थी। मतलब इनकी सरकार बनना तो बहुत दूर की बात है। तो जिस आईपी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं आज, जिसको लेकर केजरीवाल जी कह रहे हैं और उनके लोग कह रहे हैं कि भाई मनीष सिसोदिया का सपना था। अरे बॉस, वो सपना कब देखा गया पहले ये तो देखिए। कैंपस बनने का ऐलान जो हुआ कि भाई हम बनाएंगे, ये होता है 2012 में कि भाई ऐसा ईस्ट कैंपस बनेगा। 2012 में आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, सरकार बनना तो बहुत दूर की बात है। आप जो है वो बनी थी 2012 में। तो बॉस, जिसका सपना, जिस यूनिवर्सिटी का सपना 2012 में देखा गया, आम आदमी पार्टी बनी 2012 में। मनीष सिसोदिया ने सपना देख लिया था जब आप कहते थे कि हम तो भाई राजनीति में ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, हम आएंगे कि नहीं आएंगे ये तय नहीं है। तब जो है ये आप सपना देख लिए थे यूनिवर्सिटी बनाने का। यानी सरकार में आना तो दूर, जब केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी उसी वक्त आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस को बनाने का ऐलान हो चुका था। इसके अलावा इस कैंपस का शिलान्यास भी तब किया गया जब केजरीवाल की सरकार नहीं थी। अब आप ये भी देखिए, ऐलान 2012 में हुआ, इसका जो शिलान्यास हुआ, इसका शिलान्यास हुआ 14 दिसंबर 2014 में, 2014। उस वक्त दिल्ली में सरकार क्या थी आपको पता है? उस वक्त दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। मतलब मैंने आपको कहा था ना, आप भी कहेंगे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। जब ऐलान हुआ तब इनकी पार्टी बनी थी, जब शिलान्यास हुआ तब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, मुख्यमंत्री भी नहीं थे केजरीवाल जी। लेकिन सब हमने सोचा बॉस, हमने कर दिया। इस शिलान्यास की पुरानी तस्वीरें भी हैं जिसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने कैंपस का शिलान्यास किया था। देखिए समारोह की फोटो लगी है कि वो वहां पर पहुंची हुई है, कैंपस के शिलान्यास की तस्वीरें हैं। कहां है केजरीवाल जी, कहां है मनीष सिसोदिया? सारे आर्टिकल्स छपे थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन बोल रहा है। आज जब केजरीवाल इस कैंपस का क्रेडिट ले रहे हैं तो पुरानी तस्वीरों का एल्बम केजरीवाल जी को लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर।
केजरीवाल को पुरानी तस्वीरें दिखाने के लिए बीजेपी के समर्थक उद्घाटन कार्यक्रम में भी पहुंच गए। उसी की तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि कैंपस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ये देखिए, वहां महिलाएं और सारे लोग, वो जो उस वक्त शिलान्यास हुआ था स्मृति ईरानी की फोटो लेकर वो लोग पहुंच गए कि देखो किसने बनवाया था। जो बातें हमने आपको बताई वो तो केजरीवाल को भी पता होंगी, क्योंकि वो 8 साल से दिल्ली के सीएम हैं। लेकिन ये सब बातें जानकर भी वो अपने समर्थकों के साथ कैंपस के उद्घाटन समारोह में पहुंच गए और वहां अपने लिए नारे भी लगवा रहे थे। लेकिन जब इन नारों का जवाब मिल गया, मोदी मोदी के नारे लगने लगे, तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा कैसे उतर गया। केजरीवाल जी के चेहरे पर मोदी मोदी सुन के वही भाव था जैसा शायद उनके चेहरे पर रहा होगा जब वो नवभारत पर शीश महल के खुलासे देखते हो। जब तक केजरीवाल के लिए नारे लग रहे थे तब तक केजरीवाल जी को अच्छा लग रहा था। जैसे कि मोदी के नारे लगने लगे तो केजरीवाल जी तमतमा गए और डायलॉग मारने लगे। सुनिए तब क्या बोलने लगे। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो जाता। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा देना। एक बार बोल तो अच्छा, जब अपने लिए नारे लग रहे थे तब नहीं बोले कि इन नारों से शिक्षा का भला होता हो। जब मोदी मोदी के नारे लगने लगे तो बोलने लगे कि देखो दोनों तरफ के लोग सुनो, ऐसा करने से कुछ नहीं फायदा। नारे लगाने पर दूसरे लोगों को केजरीवाल ज्ञान देते, लेकिन अपने लोगों को कंट्रोल नहीं करते। सोचिए, खुद उद्घाटन कार्यक्रम के संचालक को आकर केजरीवाल जी से कहना पड़ा कि सर इस तरह से टकराव बढ़ जाएगा, इसको रोकिए। अगर आप इजाजत दें मैं 5 मिनट बोल लेता हूं, और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। यानी केजरीवाल जी ने खुद नहीं रोका, वो आयोजक ने आकर कहा कि सर रोकिए, यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम ऐसा अच्छा नहीं लगता। जब अपने लोगों को केजरीवाल कंट्रोल नहीं करते और संचालक आकर उन्हें अपनी बात खत्म करने को कहती हैं, तो केजरीवाल फिर विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं कि जब बात खत्म ही करनी थी तो बोलने के लिए बुलाया क्यों। सुनिए क्या हुआ फिर वहां। मैं ऐसे नहीं कर सकता, पर कंक्लूड फिर मुझे बुलाया क्यों? अगर मुझे कंक्लूड ही करना सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाया किस लिए? आप भी बोलो, थोड़ा आप भी बोलो। आप तो चुप करा सकते हैं, आपकी सुनेंगे, इधर वाले कुछ सुनेंगे नहीं। ये तो तभी उठ रहे हैं जब वो उठ रहे हैं। लाल साड़ी में जो आयोजक मैडम थी वो भी जबरदस्त हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि आपने मुझे भुलवा दिया, मुझे क्या बोलना था। तो मैडम कह रही कि ठीक है तो खत्म कीजिए, छोड़िए, इंक्लूड कीजिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब मुझे बोलने नहीं देना था तो बुलाया क्यों। अभी तो सारा फोकस इस बात पे था कि देखो हमने यूनिवर्सिटी बना दी। अब फोकस इस बात पे है कि मुझे बोलना ही था ना भाई, मुझे बोलने के लिए मैं आया था, तो मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल इस बात पर नाराजगी जता रहे थे कि उन्हें सम्मान नहीं मिला, उन्हें कोई सुन नहीं रहा, तो फिर उन्हें बुलाया क्यों गया। जबकि सच यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास तो इस कार्यक्रम में आने का वक्त ही नहीं था। एलजी ऑफिस के मुताबिक यह बताया गया कि पहले कैंपस का उद्घाटन अप्रैल में होना था, फिर एलजी दफ्तर ने 23 मई की तारीख फिक्स की, लेकिन अरविंद केजरीवाल के दफ्तर की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री व्यस्त हैं,
इसलिए कार्यक्रम को जून में किया गया। ये एलजी ऑफिस बता रहा है। दूसरी बात यह है कि क्रेडिट लेने की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल और आतिशी ये भूल गए कि यूनिवर्सिटी ने उद्घाटन के लिए सबसे पहले एलजी से वक्त मांगा था। एलजी ने ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री को बुलाने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को विशिष्ट अतिथि के तौर पर गया था, मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं। और वहां पर चांसलर के तौर पर एलजी गए थे और उस जो आयोजन का कार्ड था उसमें साफ लिखा था कि उद्घाटन एलजी करेंगे। अब केजरीवाल जी के पास कैसे टाइम होगा? आजकल तो वो राजनीति में फुल टाइम बिजी हैं। वो देश भर में घूम घूम कर मोदी के खिलाफ अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। कल वो लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले और अकेले नहीं गए, जहां जाते हैं पूरी फौज के साथ जाते हैं, पूरी टीम के साथ जाकर मिले। आतिशी को ले गए, संजय सिंह गए, भगवंत मान पंजाब के सीएम, वो इनके साथ ही घूमते रहते हैं जब जहां जाते हैं। अच्छा, संजय सिंह तो फिर भी सांसद हैं, केजरीवाल के पास कोई विभाग ही नहीं है। लेकिन आतिशी तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं, वो यहां का काम छोड़कर वहां गई हैं मिलने। भगवंत मान तो पंजाब के सीएम हैं, उन्हें देश भर में केजरीवाल अपने साथ क्यों घुमा रहे हैं वो वही जानते हैं। लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में आज केजरीवाल जी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन दुनिया कैसे भारत और नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दे रही है, पाठशाला में अब उसका चैप्टर, मंदी में डूबे अमेरिका का चैप्टर, जो बचने के लिए नरेंद्र मोदी को आवाज लगा रहा है। अमेरिका को भरोसा है कि उनकी गिरती इकोनॉमी और कंगाल होते बैंकिंग सिस्टम को अब भारत ही बचा सकता है। इसलिए अमेरिका में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का बेसब्री से कैसे इंतजार हो रहा है, सुनिए। बाईस जून को पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। वहां पीएम मोदी अमेरिकी संसद में यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन में भाषण देंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस में दूसरी बार भाषण देगा। इससे पहले पीएम मोदी ने 2016 में भी कांग्रेस को एड्रेस किया था। यह पीएम मोदी समेत हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहे जाने वाले देश अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री का जॉइंट भाषण होगा, जॉइंट सेशन में भाषण होगा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए स्टेट डिनर होस्ट करने जा रहे हैं। इस दौरान अमेरिका भारत के साथ कई सैन्य डील भी करेगा, जिसमें अमेरिकन हथियारों की टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर जैसी डील शामिल होगी। आप सोचिए, जिस अमेरिका ने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारत को जीपीएस नेविगेशन देने से मना कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो आज अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी देने को तैयार बैठा है। यह है आज की इंडिया का रुतबा। अमेरिका अभी ऐसी स्थिति में आ गया है कि कह रहा है कि बॉस जो चाहिए ले लो, लेकिन हमारे साथ मोदी जी डील साइन कर दो। इस डील के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन अमेरिका को इस डील की कितनी जरूरत है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड जे ऑस्टिन भारत आए और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर इस डील के बारे में बात करके गए। वो इस उम्मीद से आए थे कि पीएम मोदी जब 22 जून को अमेरिका आएंगे तो ये डील साइन करके जाएंगे। इसके अलावा 13 जून को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन भारत आ रहे हैं। वो भी इस डील के बारे में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस डील में अमेरिका भारत को किस तरह की सैन्य टेक्नोलॉजी देगा, इसकी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। ये डील अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वो बेचैन है कि मोदी जी साइन कर दें, इंडिया साइन कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमेरिका की पूरी कोशिश पीएम मोदी इंडस एक्स नाम की इस डील को फाइनल कर दें, इस पर है। यह डील जो है वो आईसेट यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग के तहत आती है। इसमें डिफेंस सेक्टर से जुड़ी तकनीक को ट्रांसफर किया जा सकता है। इस डील में सबसे ज्यादा चर्चा फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले GE 414 जेट इंजन की। अमेरिका इस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को देगा और उसके बाद भारत में तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। इस इंजन में TEF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर तकनीक है, जो तेजस को एडवांस और एक एडवांस फाइटर जेट में तब्दील कर देगी। इस डिफेंस डील में भारत में 350 फाइटर जेट के लिए समझौता होगा, जिसमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स यानी GE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बीच डील साइन हो। इस डील में दूसरा सबसे बड़ा हथियार MQ-9B यानी आर्म्ड ड्रोन है, जिसे दुनिया का मोस्ट एडवांस ड्रोन सिस्टम कहा जा रहा है। यह तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री मिशन को अंजाम दे सकता है।
यह ड्रोन 1 घंटे में 482 किलोमीटर उड़ सकता है। इसके पंखों की लंबाई 65 फीट और ऊंचाई 12 फीट होती है। यह फुल्ली रिमोट कंट्रोल ड्रोन है जो करीब 35 घंटे हवा में रह सकता है। 35 घंटे। यह एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर इलाके की निगरानी कर सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान इस ड्रोन की करीब 25,000 करोड़ रुपए की डील होने की संभावना है, जिस तीनों सेनाओं के लिए 30 ड्रोन खरीदने की प्लानिंग। भारतीय नौसेना ने साल 2020 में अपनी खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन की एक जोड़ी लीज पर ली। MQ-9Bs ने नौसेना को हिंद महासागर पर कड़ी नजर रखने में मदद की। नौसेना ने चीन की चालों पर नजर रखने के लिए इसके जरिए क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई। अमेरिका को इस डील की जरूरत क्यों है? आप कह रहे हैं ये डील तो होगी, इससे तो मजबूत भारत का जो रक्षा क्षेत्र है वो होगा। अमेरिका को क्या मिलेगा? आपको यह समझना जरूरी है कि अमेरिका को इस डील की कितनी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की इकोनॉमी गिरी पड़ी है, वहां बड़ी बड़े बैंक कंगाल हो गए। अमेरिकन कंपनियों के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। लगातार छटनी चल रही है। कोरोना और यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका की इकोनॉमी को पाताल में पहुंचा दिया है, और दूसरी तरफ भारत है जिसने इस गंभीर स्थिति में अपनी जीडीपी को रॉकेट बना के रखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको जीडीपी का आंकड़ा दिखा देता हूं, जिसमें भारत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के तौर में बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही है। बगल में अमेरिका को देखिए, 2.1% पर रेंग रहा है। बाकी देशों की हालत भी बहुत टाइट है। चीन 3%, यूके 4%, फ्रांस 2.5%, जर्मनी 2% नहीं पहुंच पा रहा। यह है अपना इंडिया, ऊपर तिरंगा लहरा रहा है नरेंद्र मोदी के राज में। अमेरिका यह जानता है कि उसकी गिरती इकोनॉमी के लिए इस वक्त भारत ही उसकी मदद कर सकता है। अरे भाई, जिसके जेब में पैसा वही ना मदद करेगा, बाकी तो खुद ही डूबे हैं, वो क्या मदद करेंगे? क्योंकि चीन और रूस से उसके संबंध अच्छे नहीं। इन दोनों देशों की इकोनॉमी भी बहुत नुकसान में चल रही है। इसलिए पीएम मोदी से डील करना उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, कलम यहां रहे, अगर आप देखेंगे कि अमेरिका कैसे बाप बाप कर रहा है। भाई यहां नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर लोग चिल्लाते हैं कि इकोनॉमी डुबा दी। भैया, इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। एक साल में आप देखिए, एक साल में यूएस में 3 बैंक बंद हो चुके हैं। भाई, 3 बैंक बंद हो गए, ये हालत है। और यहां अपने यहां जितना एनपीए था उसकी रिकवरी हो रही है। नुकसान कितना हुआ है इसकी वजह से 3 बैंक बंद होने से? 41 लाख करोड़ रुपया। भाई, ये कोई छोटी रकम नहीं है। इतने में कई देश चल जाएंगे, ऐसी हालत है। साल भर की जीडीपी होती है कई देशों की इतनी। अमेरिका पर कुल कर्ज कितना है? अमेरिका का कर्ज सुनिए, जो बॉस बना फिरता था, आज उस पर 2,558 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसका तो जीरो लिखने जाइएगा ना तो आप गिनती भूल जाइएगा कि कितना इसमें जीरो लगाना है। 2,558 लाख करोड़ का कर्ज है। पिछले कुछ सालों में भारत ने किस तरह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मदद दी है, यह भी समझिए। हर साल एफडीआई जो है वो 1,15,000 करोड़ रुपए, आपसी ट्रेड 15 लाख करोड़ रुपए का, आईटी सेक्टर में मदद 6,60,000 करोड़ रुपए 2021 में। इसके अलावा हर साल बड़ी संख्या में ऐसे प्रोफेशनल्स भारत से अमेरिका जाते हैं जिनका दुनिया में कोई तोड़ नहीं, और इन प्रोफेशनल्स के दम पर अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में मदद मिलती है। अब अगर पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर इंडस एक्स डील को फाइनल कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो अमेरिका की इकोनॉमी को बचने में मदद मिल पाएगी। पाठशाला में अब भारत के उस किले का चैप्टर जिसे 350 साल के इतिहास में 350 इयर्स कोई जीत ही नहीं पाया। गजब का इतिहास है, देखिए सर। भारत का इतिहास शौर्य और पराक्रम की कहानियों से भरा हुआ है। भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी से मिसालें कायम की, लेकिन यह दुखद है कि भारत का यह पहलू इतिहास की किताबों में बहुत कम पढ़ाया गया। मैंने आपको पहले भी याद दिलाया कि इस देश का एक इकोसिस्टम है जिसने मुगलों के अलावा किसी का महिमा मंडन ही नहीं किया, ऐसा लगता है।
लेकिन आज भारत के इतिहास का ऐसा ही चैप्टर लेकर आया हूं जिसके बारे में जानना सभी के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र के ऐसे किले के बारे में आपको बताऊंगा जिस पर कब्जा करने के लिए न जाने कितने हमले हुए, कितने ही हमले। ये वो किला है, लेकिन बॉस ये किला हमेशा अपराजित रहा। इस किले को कोई जीत ही नहीं पाया। इसका नाम है फोर्ट ऑफ जंजीरा। यह किला भारत की शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण है। आप से 90% लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा कि फोर्ट ऑफ जंजीरा भी कोई चीज है। दरअसल जंजीरा अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है टापू। यह किला बिल्कुल समुद्र में किसी टापू की तरह ही नजर आता है। आप फोटो देखिए, दूर से ऊपर से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई टापू है। यह है फोर्ट ऑफ जंजीरा। लेकिन इसका इतिहास सुनिएगा तो अगर इतिहास कोई समुद्र हो तो वहां भी जंजीरा एक टापू की तरह है, क्योंकि इसका इतिहास बिल्कुल अलग है। ऐसा किला जिसको कोई जीत ही नहीं सका। जंजीरा किला समुद्र के बीच में बना हुआ है। लेकिन इस बात को समझिए कि आज से 350 साल पहले समुद्र के बीच किला बनाया गया। भाई ये आज की चीज नहीं है, आज की इंजीनियरिंग नहीं है कि अच्छा चलिए समुद्र के बीच में बना दिया गया। 350 साल पहले सोचिए क्या इंजीनियरिंग रही होगी, क्या तकनीक रही होगी कि समुद्र के बीच में किला बनाया इन लोगों ने। पानी के बीच में किला बना दिया गया जो सैकड़ों साल से खड़ा है। आज आपको इसी जंजीरा किले के इतिहास के बारे में बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। पहले आपको बताता हूं कि जंजीरा किला की लोकेशन क्या है। जंजीरा किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरूद नाम के गांव के पास बना हुआ है। जंजीरा किला चारों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है। देख रहे हैं मैप में, किले तक पहुंचने का कोई मार्ग ही नहीं है। सिर्फ नाव से या पानी के जहाज से जंजीरा किले तक पहुंचा जा सकता है। कोई सड़क नहीं जाती कि आप गए गाड़ी से देख के चले आइएगा। जंजीरा किला देखने में जितना शानदार है उतना ही इस किले की खासियत भी है। जंजीरा किले की डिजाइन में ही वो राज छिपा है जिसकी वजह से इसे कोई जीत नहीं पाया। जंजीरा किला 22 एकड़ में फैला हुआ है और किले की दीवारें 40 फीट ऊंची हैं। 40 फीट का मतलब है कि करीब 6 फीट के ऑलमोस्ट 7 लोग एक के ऊपर एक चढ़ के खड़े होंगे तब जाके दीवार फांद पाएंगे। जंजीरा किले में 19 बुर्ज बने हुए हैं। हर बुर्ज के बीच 90 फुट का अंतर है। बुर्ज मतलब वो टावर बना हुआ है जिससे आप जो है निगरानी रखते हैं। आज की डेट में लोगों को बुर्ज खलीफा पता है, जो टावर बना हुआ है, जो बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन यहां बुर्ज है ये लोगों को पता ही नहीं है। बुर्ज से किले की निगरानी होती थी। 500 तोपों से किले की सुरक्षा होती थी। तोप रखने के लिए 26 टावर भी बनाए गए थे। किले में प्रवेश के लिए 3 गेट थे। एंट्री गेट दीवारों की आड़ में बनाए गए थे। दूर से किले का एंट्री गेट दिखता ही नहीं था, जिस वजह से हमलावर किले का गेट खोज ही नहीं पाते थे। एक तो पानी से आना है, इतने दूर से आना है, आप रास्ता नहीं है कि पहुंच जाएंगे, और आप पहुंच भी रहे हैं तो आपको दूर से दिख ही नहीं रहा कि एंट्री गेट कहां है, कहां से घुसना। इतनी शानदार कारीगरी थी, इतना शानदार इंजीनियरिंग था। पुराने समय में जंजीरा किले के अंदर 550 से ज्यादा परिवार रहते और किले के अंदर बाकायदा मोहल्ले बनाए गए। इन मोहल्लों में पदों के हिसाब से लोगों को रखा गया था। किले के अंदर स्कूल भी था। मतलब अपना एक पूरा आप कहिए कि एक शहर जैसा अंदर बसा हुआ है। किले के अंदर ही लोग खेती भी करते थे, क्योंकि भाई समुद्र के बीच में अब कहां रोज निकल कर जाएंगे और खेती करके आएंगे। तो अंदर ही, जैसे आजकल सोसाइटीज बनती हैं, अंदर ही दुकानें हैं, अंदर ही स्कूल खुल जाता है, अंदर ही क्रिकेट ग्राउंड हो जाता है, सब कुछ अंदर ही हो जाता है। वैसा ही सिस्टम 350 साल पहले। अच्छा, किले के गेट इस तरह से बनाए गए थे जो दूर से किसी को दिखाई नहीं देते थे। इसके अलावा किले से जाने वालों और आने वालों की निगरानी भी होती थी। इसके लिए गेट पास जारी किया जाता था। जैसे आज की डेट में गेट पास लगता है कई सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए, वो गार्ड देखता है अच्छा गेट पास है, जाइए जाइए, अच्छा गेट पास नहीं है, दूर हटो। तो वैसा गेट पास उस जमाने में देते थे। किले से बाहर जाने और अंदर आने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। किले से बाहर जाने वालों को एक मुहर दी जाती थी। यह मुहर एक तरह से गेट पास का काम करती थी। किले में वापस आने पर वही मुहर चेक की जाती थी कि जो लेके गया है
वही लौट रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो मुहर देख करते, अच्छा यही लेके गया था, चलो जमा कराओ। जैसे टोकन मिलता है आजकल, मुहर होने पर ही किले के अंदर एंट्री मिलती थी। जिससे मुहर खो जाती थी उसे किले के गेट पर मार देते थे। इतनी जबरदस्त सुरक्षा थी कि अगर कोई कहे कि अरे मैं गया, मुझसे मुहर जो है गुम हो गई, तो उस पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि वो सुरक्षा से खिलवाड़ हो जाता, तो उसको वहीं मार देते थे गेट पे। तभी तो 350 साल कोई किले को भेद ही नहीं पाया। जंजीरा किले को इस तरह से बनाया गया था कि वहां रहने वालों को कोई परेशानी ना हो। किले के अंदर ही खाने पीने का सामान हो जाता था, क्योंकि खेती वहीं हो जाती थी। पीने के पानी के लिए झीलें बना दी गई थी। समुद्र के बीच में किला है, लेकिन उसके अंदर झील है। यह वही झील है जो आपको दिखा रहा हूं, जो जंजीरा किले के अंदर बनी हुई है। किले के अंदर 2 झीलें हैं और दावा किया जाता है कि इन दोनों ही झीलों का पानी मीठा होता था। और यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि समुद्र के बीच में किला बना हुआ है। समुद्र का पानी तो खारा होता है, उसका पानी पी के तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसके बाद भी किले के अंदर झील में मीठा पानी था। अच्छा, आपको किले के अंदर रखी हुई तोपें भी दिखाता हूं। आज से 400 साल पहले किस तरह से समुद्र के बीच बने किले में ये तोपें पहुंचाई गई होंगी, अपने आप में आश्चर्य की बात है। समुद्र के बीच इतना बड़ा किला बन गया। उस किले में सोचिए, उस ऊंचाई पर इतना भारी भरकम तोप है। अब उधर से देखिए नाव दिख रही ना, वो उधर से कोई आएगा, तोप से गोला गया, वो नाव खत्म। क्या वो जो है वो इस किले को भेद पाएगा? इन तोपों को किले की दीवारों बने टावर्स पर रखा जाता था, लेकिन वहां पहुंचाया कैसे गया होगा, यह अपने आप में बड़ा प्रश्न है। समुद्र के अंदर इतने शानदार किले का निर्माण कब और क्यों किया गया था, इसका इतिहास भी बहुत रोचक है। जंजीरा किले का इतिहास आपको बताता हूं। जंजीरा किले के निर्माण की बुनियाद 15वीं सदी में रखी गई। मुरूद गांव के पास राजापुरी में मछुआरे रहते थे, जिनके राजा रामराव पाटिल थे। रामराव पाटिल ने अपनी बस्ती को लुटेरों से बचाने के लिए किले की योजना बनाई, और इसके लिए रामराव पाटिल ने अहमदनगर के सुल्तान निजाम खान से इजाजत ली। रामराव पाटिल ने समुद्र के किनारे से कुछ अंदर लकड़ी का किला बनवाया। लकड़ी के किले को मेधे कोट नाम दिया गया। जब किला बन गया तो अहमदनगर के सुल्तान निजाम खान की नजर उस पर पड़ी। निजाम खान ने रामराव पाटिल से कहा कि भैया अब ये किला खाली कर दो। उसको पसंद आ गया। सुल्तान के इस आदेश को रामराव पाटिल ने माना नहीं, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से किला बनाया था। रामराव पाटिल के इस रवैये से अहमदनगर का सुल्तान नाराज हो गया और उसने अपने सेनापति पीरम खान को जंजीरा किला खाली कराने का आदेश दिया। पीरम खान अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी जंजीरा किले में घुस ही नहीं पाया। भाई राजा को लगा कि है मेरे बोलने पे बनाया है, जाके हटा देंगे, मार देंगे, सबको ले लेंगे। भाई वो उसका सेनापति घुस ही नहीं पाया जंजीरा किले के अंदर। इसके बाद पीरम खान ने एक चाल चली। पीरम खान ने और उसके सैनिकों ने शराब व्यापारी बनकर जंजीरा किले के पास डेरा डाल दिया। पीरम खान ने रामराव पाटिल के लिए शराब के कई बैरल भिजवाए। इससे रामराव पाटिल खुश हो गया। उसको लगा कोई बिजनेसमैन आया है, शराब भिजवा रहा है। इस पर पीरम खान ने किला देखने की इच्छा जताई कि इतना आपको शराब पिलाए हैं, आपको मजा आया है, तो थोड़ा अपना किला दिखाइए। रामराव पाटिल ने पीरम खान किले के अंदर बुला लिया, विश्वास कर लिया। पीरम खान अपने साथ कई बैरल शराब लेकर किले के अंदर पहुंचा। शराब के बैरल में पीरम खान के सैनिक छिपकर किले के अंदर गए। रात में जब रामराव पाटिल और उसके लोग नशे में धुत हो गए, तब पीरम खान ने हमला कर दिया। कुछ ही देर में जंजीरा किले पर पीरम खान का कब्जा हो गया। इस तरह रामराव पाटिल का बनाया हुआ लकड़ी का जंजीरा किला अहमदनगर के सुल्तान के कब्जे में आ गया। अहमदनगर के सुल्तान ने पीरम खान को हटाकर बुरहान खान को सेनापति बनाकर जंजीरा भेज दिया। बुरहान खान ने ही जंजीरा में रामराव पाटिल के बनाए किले को पत्थरों से और मजबूत बनवा दिया। अहमदनगर के सुल्तान को इस बात का एहसास हो गया कि जंजीरा किला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय गुजरात, दमन और मैंगलोर के बीच समुद्री व्यापार का केंद्र था जंजीरा। जंजीरा अफ्रीका और खाड़ी देशों का व्यापार इसी मार्ग से होता था। यूरोप से भी व्यापारी इसी मार्ग से जंजीरा आते थे। मतलब वो पूरा बिजनेस का हब बन गया।
सैन्य रूप से भी जंजीरा किले का इलाका महत्वपूर्ण था। अफ्रीका के इथोपिया के मूल निवासी व्यापार के लिए जंजीरा आते थे। इथोपिया से आए इन लोगों को सिद्दी कहा जाता था। 15वीं शताब्दी में ही रामराव पाटिल से किला जीतने के बाद अहमदनगर के सुल्तान ने एक सिद्दी मलिक अंबर को जंजीरा किले का कमांडर बना दिया। जंजीरा किला 1947 तक सिद्दियों के ही कब्जे में रहा और आजादी के बाद जंजीरा किले का अधिकार भारत सरकार के पास आ गया। जंजीरा किले का महत्व शिवाजी महाराज भी समझते थे और इसी वजह से शिवाजी महाराज ने भी इस किले पर अधिकार के लिए हमले किए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंजीरा किले पर 3 बार हमला किया, लेकिन किले की ऊंची दीवार की वजह से वो किले पर अधिकार नहीं कर पाए। सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा योद्धा भी इस किले पर अधिकार नहीं कर पाया। ऐसा इस किले का इतिहास है। किले की 40 फीट ऊंची दीवारों पर चढ़ने के लिए मराठा सैनिकों ने काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे संभाजी राजे ने जंजीरा किले पर कब्जा करने की कोशिश की। कहा जाता है कि संभाजी महाराज ने सुरंग के जरिए जंजीरा किले तक पहुंचने के बारे में सोचा और इसके लिए संभाजी महाराज के आदेश पर जंजीरा किले के पास पद्मदुर्ग नाम का किला बनाया गया। पद्मदुर्ग किले से जंजीरा किले तक पानी के नीचे नीचे सुरंग बनाने की योजना बनाई गई कि नीचे नीचे चले जाएंगे, दीवार चढ़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन जंजीरा किले की नींव इतनी गहरी थी कि पानी के नीचे उसमें छेद ही नहीं हो सका। सोचिए, समुद्र में इतनी गहरी नींव, क्या कमाल का काम उस वक्त किया गया है और कैसा बनाया गया है। शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज भले ही जंजीरा किले को जीत नहीं पाए, लेकिन जो रास्ता दिखाया, उन्होंने किले को जीतने की जो प्लानिंग की थी, उससे प्रेरणा लेकर मराठों ने जो नई प्लानिंग की, उससे जंजीरा का किला उनके कब्जे में आखिरकार आया। साल 1736 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने जंजीरा पर हमले की योजना बनाई। चिमाजी राव अप्पा के नेतृत्व में मराठों ने जंजीरा किले पर हमला किया। मराठा सेना ने जंजीरा के सिद्दियों को हराया और किले के अंदर प्रवेश किया। हालांकि जीतकर भी मराठों का अधिकार जंजीरा पर नहीं हो पाया। जीत के बाद मराठों ने सिद्दियों के साथ शांति संधि कर ली, जिसके तहत मराठों ने सिद्दियों को जंजीरा किला वापस कर दिया। यानी एक तरह से जो इस किले का अभेद्य रहने का इतिहास था, वो बरकरार रहा। इसको जीतकर भी जीता नहीं जा सका, आप कह सकते हैं। शिवाजी महाराज के दौर में मराठों के बारे में कहा जाता था कि शिवाजी महाराज ने जो ठान लिया उसे पूरा करना, और शिवाजी महाराज ने जंजीरा किले पर कब्जे की ठानी थी, आखिरकार मराठों ने पूरा करके दिखाया। कहा जाता है कि जंजीरा के मामले में भी यही हुआ। मराठों ने उसे जीता और फिर सिद्दियों को वापस कर दिया। जंजीरा किले पर मराठों के बाद भी कई बार हमले। मराठों के बाद अंग्रेजों ने जंजीरा किले पर हमला किया, लेकिन अपनी भारी भरकम सेना के बाद भी अंग्रेज तक इस किले को जीत नहीं पाए। भारत आए पुर्तगालियों ने भी इस किले पर कब्जा करने के लिए हमला किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। इसलिए जंजीरा किले को स्थानीय लोग अजिंक्य किला कहते हैं, जिसका मतलब है जिसे कभी जीता ना जा सके। यह है इस शानदार किले का इतिहास। लेकिन आप सोचिए कि इस देश में इतिहास कैसे पढ़ाया और बताया गया है कि जो किला अंग्रेज नहीं जीत पाए, शिवाजी महाराज और उनके बेटे नहीं जीत पाए, बाद में मराठों ने उसमें एंट्री की। उस अभेद्य, उस अपराजित किले के बारे में इस देश के बहुत सारे लोगों को पता था। पाठशाला में अब चीन के उस सीक्रेट मिशन का चैप्टर, जिसमें चीन एक रहस्यमय गड्ढा खोद रहा है, और यह कोई मामूली गड्ढा नहीं है। जमीन के अंदर 10 किलोमीटर का गड्ढा चीन तैयार कर रहा है। अब आप कहेंगे, बॉस चीन गड्ढा क्यों खोद रहा है, वो कर क्यों रहा है ऐसा, वो पाताल लोक में क्या तलाश रहा है? आइए बताता हूं। चीन में जब भी कुछ बड़ा होता है तो दुनिया डरने लगती। कोरोना के बाद तो यह डर और भी बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि अब न जाने जिनपिंग का ये चीन कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दे। अब चीन कुछ ऐसा ही बड़ा कर रहा है जिससे दुनिया फिर टेंशन में आ जाएगी। चीन जमीन के अंदर, आप यकीन नहीं करेंगे, जमीन के अंदर चीन जो कर रहा है उसको सुन के ही कान खड़े हो जाते हैं कि बॉस ये कर क्या रहा है। 32,800 फीट
इतने की खुदाई कर रहा है। ये खुदाई कर रहा है, कौन कर रहा है? ये अपना पड़ोसी चीन कर रहा है। और 32,000 फीट, 800 फीट का मतलब क्या है? आपको लगेगा अरे कितना ही होगा, इज इक्वल टू 10 किलोमीटर जमीन के अंदर, जमीन के अंदर। अब आप बताइए बॉस, चीन जैसा देश जिस पे कतई भरोसा नहीं किया जा सकता, वो चीन जमीन के अंदर 10 किलोमीटर नीचे तक खुदाई कर रहा है, तो किसी को भी टेंशन हो जाएगी। और इसलिए अब यह पूछा जा रहा है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है? क्या चीन को जमीन में छिपे किसी खजाने का पता चल गया है, या फिर जिनपिंग के दिमाग में कोई और बड़ी खुराफात चल रही है? सबसे पहले आपको चीन के इस रहस्यमयी गड्ढे के बारे में आपको बताता हूं कि भैया ये चीन जो करने जा रहा है, ये रहस्यमयी गड्ढा 10 किलोमीटर जमीन के नीचे, देखिए कैसे खुदाई चल रही है। थोड़ा इसके बारे में पहले समझिए। चीन के वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे करीब 10,000 मीटर की गहराई तक खुदाई करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस पर 30 मई से काम शुरू हो चुका है और चीन ने इस गड्ढे को खोदने की डेडलाइन 1.5 साल रखी है कि 1.5 साल में 10 किलोमीटर नीचे खोद देना। चीन इतना बड़ा गड्ढा खोद रहा है जिसमें बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची 10 इमारतें समा जाएंगी। एक बुर्ज खलीफा नहीं, 10 बुर्ज खलीफा इसमें समा जाएगा, इतना बड़ा गड्ढा खोद रहा है चीन। और अगर भारत के हिसाब से देखें तो इसमें कुतुब मीनार जैसी 150 कुतुब मीनार समा जाएगी, इतना बड़ा गड्ढा खोद रहा है। जमीन के अंदर 10 किलोमीटर तक का गड्ढा करना कोई मामूली नहीं है, यह बहुत बड़ी बात। इसलिए कई लोग तो यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या चीन इतना गहरा गड्ढा खोद भी पाएगा, और खोदेगा कैसे इतना बड़ा गड्ढा, क्यों खोद रहा है, ये तो अभी आगे बताऊंगा। जहां चीन ये गड्ढा खोद रहा है, आपको उसके साइड की तस्वीरें दिखाता हूं। यहां आपको जमीन में गहरे तक खुदाई करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें दिख रही हैं। इस अभियान के लिए खास तौर पर ड्रिलिंग मशीन तैयार की गई है, जिस मशीन का वजन ही करीब 2000 टन है। ड्रिलिंग मशीन में लगा तीर जैसा दिखने वाला शाफ्ट धरती के अंदर चट्टानों की 10 लेयर को तोड़ेगा और पृथ्वी के क्रस्ट के क्रिटेशियस सिस्टम तक पहुंचेगा, जहां लगभग 145 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानें हैं। आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिख रहा होगा, दिखाता हूं, जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे ये वाला वीडियो, जो भारी भरकम मशीन है, उससे जमीन की सतह को भेदा कैसे जा रहा है और किस तरह से ड्रिलिंग चल रही है। देखिए इसमें दिख रहा है ना, नीचे खोदते चले जा रहे, खोदते चले। चीन में जहां खुदाई हो रही है वहां बड़ी बड़ी पाइप लगाई गई है और ये आपको पाइप की तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। 9 मीटर लंबी पाइपें लगी हुई है, देखिए 9 मीटर लंबी, और इस तरह के 1000 पाइप लगाए जाएंगे, उन्हें जोड़ा जाएगा और जमीन के अंदर तक ले जाया जाएगा। मतलब एक 9 मीटर गया, फिर उसके ऊपर 9 मीटर, फिर 9 मीटर, ऐसे हजारों पाइप लगेंगे। चीन ने अपना यह सीक्रेट प्रोजेक्ट कहां शुरू किया है, इसके बारे में आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा कि एक हो क्यों रहा है। यह गड्ढा चीन के शिनजियांग में खोदा जा रहा है। शिनजियांग वो जगह है जहां चीन के 1/3 नेचुरल गैस और तेल के रिजर्व, चीन की 38% कोयले की खदानें भी इसी इलाके में। इसके अलावा यहां पर आयरन ओर का भी बड़ा रिजर्व है। हो सकता है कि चीन ये गड्ढा इसलिए खोद रहा हो कि उसे जमीन के अंदर किसी कीमती नेचुरल रिसोर्स का पता चल गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसे लेकर कई थ्योरीज नहीं है। पहली थ्योरी यह है कि चीन जमीन के अंदर टेस्ट किए जाने वाला न्यूक्लियर बॉम्ब विकसित करना चाहता है। जमीन के अंदर किए इस टेस्ट से किस तरह का न्यूक्लियर रेडिएशन जमीन की सतह पर किसी तरह का रेडिएशन ना हो, उसका प्रयास कर रहा है वो। ये एक थ्योरी चल रही है। दूसरी थ्योरी यह चल रही है कि चीन धरती की गहराई में मौजूद पानी और दूसरे खनिजों के भंडार तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। दरअसल चीन की दूसरे देशों से ज्यादा बनती तो है नहीं, कोई उसको पसंद तो करता है नहीं, इसलिए वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन से लेकर हवा में मौजूद हर संसाधन को पूरी तरह से निचोड़ लेना चाहता है। इसलिए लोग कह रहे हैं हो सकता है नीचे अपने काम की चीजें तलाश रहा हो। यह है दूसरी थ्योरी। अब आपको बताता हूं तीसरी थ्योरी। उसके मुताबिक चीन के वैज्ञानिक पृथ्वी के रहस्यों को जानने के लिए नई तकनीक विकसित करने में जुटे हैं।
चौथी थ्योरी ये चल रही है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन को पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद उन पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा जिसके बारे में दुनिया अब तक पूरी तरह से अनजान है। चीन को लेकर अलग अलग थ्योरी कुछ भी हो, लेकिन चीन खुद इस पर क्या कह रहा है वो भी आपको बता देता हूं। चीन का यह प्रोजेक्ट शिनजियांग के तारिम ऑयल फील्ड के पास चल रहा है। वहीं पर वो जमीन में गहरा गड्ढा कर रहा है। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खुदाई से कई खनिज संसाधनों और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और ऑयल गैस की तलाश के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन के वैज्ञानिक चीन की प्राकृतिक संसाधनों के रिजर्व को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े खतरे जैसे ज्वालामुखी का फटना या भूकंप जैसे खतरे को भांपने के लिए भी खुदाई की जा रही है। मतलब चीन ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो अपने और दुनिया की भलाई के लिए खुदाई कर रहा है, लेकिन चीन का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उस पर भरोसा ही नहीं होता। वैसे जमीन के अंदर 10 किलोमीटर तक खुदाई करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन चीन से पहले रूस भी धरती की गहराई में छिपे खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर चुका है। रूस ने यह कोशिश करीब 50 साल पहले की थी और तब रूस ने 10 किलोमीटर नहीं 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद दिया था। लेकिन 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदने के बाद रूस ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। सोचिए, 12 किलोमीटर गड्ढा खोदा फिर छोड़ दिया, गड्ढे को बंद कर दिया था। हुआ क्या था कि चीन की तरह, जैसा चीन अभी कर रहा है, रूस ने 1970 में जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदना शुरू किया। रूस ने इस प्रोजेक्ट में 19 साल लगा दिए और करीब 40,000 फीट अंदर पहुंच गया। यह इतनी गहराई है जिसमें 240 फीट ऊंची 167 कुतुब मीनार समा जाए। रूस ने भी चीन की तरह गड्ढा खोदने के लिए भारी भरकम ड्रिलिंग मशीन लगाई थी। इस तरह की ड्रिलिंग मशीन कठोर से कठोर सतह को पार कर जाती है। रूस की मल्टी लेयर ड्रिलिंग मशीन की टारगेट डेप्थ 15,000 मीटर थी, लेकिन 40,230 फीट की गहराई पर पहुंचने के बाद रूस की इस मशीन ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इतनी गहराई पर उस वक्त गड्ढे के अंदर का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। इस टेम्परेचर के बाद मशीन काम ही नहीं कर पा रही थी और वहां पर किसी का रुकना भी मुमकिन नहीं था। इसके बाद इस होल का नाम डोर टू हेल यानी नरक का द्वार रख दिया गया और सोवियत संघ के टूटने के बाद इस पर ढक्कन लगाकर हमेशा के लिए इसे बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस को इस प्रोजेक्ट से कुछ हासिल नहीं हुआ। प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने बताया कि कोला वेल प्रोजेक्ट के जरिए यह पता चला कि पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट में 12 किलोमीटर की गहराई पर भी पानी मौजूद है, जबकि इससे पहले माना जाता था कि 5 किलोमीटर गहराई के नीचे की परत इतनी कठोर है कि पानी घुस ही नहीं सकता। इसके अलावा रूस के वैज्ञानिकों ने धरती के नीचे 12 किलोमीटर की गहराई में 24 नए प्रकार के मरे हुए सिंगल सेल वाले जीवों की खोज की। साथ ही करीब 2.7 अरब साल पुरानी चट्टानों का भी पता चला। जैसे चांद और मंगल से सैंपल लाने की होड़ रहती है, वैसे ही जमीन के नीचे जो पाताल लोक कहते हैं, वहां से सैंपल लाने की भी रेस लगी रहती है। 1950 के दशक में अमेरिका ने डीप बोरहोल के प्रोजेक्ट की योजना बनाई, लेकिन वो पूरा ही नहीं हो पाया। 1970 के दशक में रूस ने ऐसा ही प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन 1990 आते आते उसे यह प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। 1990 के दशक में जर्मनी ने भी ऐसा ही प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन वो धरती के अंदर सिर्फ 7 किलोमीटर जा सका। अब चीन ने जमीन के अंदर 10 किलोमीटर का प्रोजेक्ट शुरू किया है। जापान की भी इसी तरह के प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, यानी हर कोई गड्ढे पे गड्ढा किए जा रहा है। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं। उनके सामने स्क्रीन लगी है जिसमें बागेश्वर बाबा की कथा चल रही है और इस वीडियो को दिखाकर यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बागेश्वर बाबा की कथा सुनते हैं। तो पूरे वृद्ध माता पिता आ गए, गुरु जी, पंडित जी आए हैं, तो सब हमारे नजदीक आ गए। कोई आशीर्वाद देने लगा, कोई केला खाने लगा, कोई बिस्कुट लेने लगा, लेकिन हमारी नजर खिड़की पे गई। एक वृद्ध दादाजी, एक माताजी, तो पूरे
वृद्ध माता पिता आ गए, गुरु जी आए, पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, तो सब हमारे नजदीक आ गए, कोई आशीर्वाद। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि पीएम खड़े होकर बाबा बागेश्वर की कथा सुनी। हमने जब इस खबर का फैक्ट चेक किया तो हमें पता चला कि ये वीडियो फर्जी है। असली वीडियो 2019 का है, जब पीएम मोदी ने चंद्रयान की लॉन्चिंग का लाइव टेलीकास्ट देखा था। लेकिन किसी ने इस वीडियो से छेड़छाड़ की और प्रधानमंत्री मोदी के सामने लगी स्क्रीन को एडिट करके उसमें बागेश्वर बाबा की क्लिप डाल दी गई। तो ऐसी फर्जी खबरों से बचा कीजिए, पाठशाला देखते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक